நான் சி. ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். சி. ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई विजय के शपथ ग्रहण की। जब सी. जोसेफ विजय शपथ ले रहे थे तो पूरा स्टेडियम नारों से गूंज रहा था। ये तस्वीरें आप देखिए। अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सी. जोसेफ विजय। शपथ लेने के साथ साथ हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। वाकई ये तमिल सियासत में नया अध्याय लिखा जा रहा है। आनंद, बिल्कुल 2 साल पहले कोई पार्टी बनाई गई हो, 2 साल के अंदर जनता को इतना समर्थन मिला हो तो जाहिर तौर पे और उस पार्टी की विजय होती है, वो सत्ता में आता है तो जाहिर तो ये इसको कहा ही जाएगा कि कहीं किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि इसके लिए तैयारी 2 साल से विजय ने की थी और विजय ने अपने फैन क्लब्स के जरिए जनता के बीच में उन्होंने अपनी पैठ बनाई। बार बार ये कहा जा रहा था चुनाव के दौरान कि विजय के पास संगठन नहीं है, तो ऐसे में वो संगठन जो पार्टी का काडर होता है, जो वोटरों को घर से बूथ तक लेकर आता है, वो इनके पास नहीं है। लेकिन वो यहाँ पर काम इनके फैन क्लब्स ने किया और जो आज जो लोग एमएलए शपथ लेने जा रहे हैं, ये विजय की कोर टीम है। ये वो कोर टीम है जिसने इस चुनाव में जी तोड़ मेहनत की और ये बार बार समय समय पर मशवरा देती रही। इसमें सेनगोटियान है जो कि एआईएडीएमके से आए हैं, जो कि 9 बार के विधायक है, सबसे वरिष्ठ जो इस टीम का हिस्सा है, सबसे वरिष्ठ एमएलए है अभी फिलहाल जो टीवीके में। इसके साथ साथ बसी आनंद है जो पहले एक बार एमएलए रह चुके हैं, अभी फिलहाल जनरल सेक्रेटरी है और वो फैन क्लब वो पूरा देखते थे इनका। इसके साथ साथ आधा अर्जुन है जो कि माना जाता है कि मेन फंड रेजर है, इनके ट्रेजरर है और ऐसे लोग हैं जो कि वो टीम का हिस्सा है। फिलहाल आज के जो शपथ लिया जा रहा है उसमें विजय ने ज्यादा फोकस जो है चेन्नई रीजन पे किया, यानी कि आज
विजय को लेके जो 4 लोग शपथ ले रहे हैं वो चेन्नई से ही आते हैं। तो जाहिर तौर पर आगे जब वो अपनी कैबिनेट का एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें बाकी रीजन्स को भी ज्यादा तवज्जो देंगे। लेकिन आज बताता है कि आज का जो शपथ ग्रहण समारोह है सिर्फ और सिर्फ विजय और विजय की कोर टीम के नाम रहेगा। बिल्कुल, और इसी के साथ क्योंकि अब सी जोसेफ विजय जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और इसी के साथ तमिलनाडु में अगर बात करें तो राजनीति के नए अध्याय की, सियासत के नए अध्याय की शुरुआत हो गई। कुमार विक्रांत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से टीवीके के साथ कांग्रेस आई, उसके बाद हमने देखा कि जो डीएमके है वो इस कदर नाराज हो गई कि जो डीएमके सांसद कनिमोझी, उन्होंने बकायदा लोकसभा स्पीकर को एक लेटर तक लिख दिया कि हम तो संसद में कांग्रेस के सांसदों के साथ बैठना भी नहीं चाहते। तो आपसे जानना चाहूंगा कि तमिलनाडु की जो सियासत है उसमें तो एक नई शुरुआत हो रही है, लेकिन क्या इसका जो असर है वो राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? जी देखिए, नई शुरुआत की आपने बात की है तो देखें, आपकी शपथ ग्रहण के ठीक पहले वंदे मातरम और राष्ट्रगान का उद्घोष हुआ। उसके बाद विजय ने शपथ ली। राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए हैं और राहुल गांधी और विजय की दोस्ती बहुत पुरानी है। इनके परिवार का रिश्ता रहा है, गांधी परिवार से विजय का। 2009 में विजय कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे। लेकिन उस वक्त राहुल गांधी ने कहा कि आप यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़िए और या तब तक अपनी फिल्मों को फोकस करिए। तो ऐसे में विजय ने सबसे पहले कांग्रेस को चिट्ठी लिख करके समर्थन मांगा था, जिसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही कि हम आपको समर्थन देंगे सेकुलर ताकतों की सरकार बनाने के लिए, क्योंकि एआईडीएमके बीजेपी के साथ है। ऐसे में उसके साथ उसकी सरकार नहीं बनाना चाहते थे राहुल गांधी, इसीलिए डीएमके को छोड़ करके ये समर्थन दिया गया। और दिलचस्प बात ये भी है कि चुनाव के पहले जो कांग्रेस के सांसद हैं मनिक्कम टैगोर और राहुल गांधी करीबी हैं प्रवीण चक्रवर्ती, इन दोनों लोगों ने विजय से मुलाकात की थी और राहुल गांधी से कहा था कि हमको डीएमके की बजाय टीवीके के साथ जाना चाहिए, क्योंकि टीवीके का समर्थन भी है और डीएमके हमको सरकार में हिस्सेदारी नहीं देती है। कांग्रेस ने काफी कोशिश करी लेकिन डीएमके ने मना कर दिया था कि हम सरकार में हिस्सेदारी नहीं देंगे। और इसके बाद जब ये मौका आया तो कांग्रेस ने कहा कि हम सेकुलर सरकार बनाने के लिए और जो ऐसी ताकतें हैं जो बीजेपी के साथ उनको रोकने के लिए विजय का समर्थन कर रहे हैं। तो उस वक्त में जब कहा गया कि बैक स्टेप किया गया कांग्रेस की तरफ से, डीएमके ने कहा, तो कांग्रेस ने कहा कि 2013 में आप ने भी अकेले चुनाव में जाने का ऐलान किया था। इसके पहले 2002 के पहले आप बीजेपी के साथ केंद्र की सरकार में शामिल थे, बीजेपी के समर्थन में थे। तो इस तरीके से दूरियां बढ़ गई। लेकिन कांग्रेस, या आप कहें कि सियासत में हमेशा उगते सूरज को सलाम किया जाता है, तो कांग्रेस को लगता है कि अब तमिलनाडु का जो उगता सूरज है वो विजय है और भविष्य उनके साथ सुरक्षित है। इसलिए जब समर्थन की बात कही गई तो उसमें 3 बातें अहम थी। समर्थन दिया गया कि सेकुलर ताकतों को मजबूत किया जाएगा, आप कहीं पर भी बीजेपी के साथ या बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ समर्थन नहीं लेंगे। और जो एक अहम बात और कही गई वो ये कि आने वाले वक्त में जो लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, जो विधानसभा के चुनाव होंगे, राज्यसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा के चुनाव होंगे, इन सब में विजय के साथ कांग्रेस का तालमेल रहेगा, कांग्रेस का समर्थन रहेगा, आपसी जो है समझौता रहेगा, जिसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं बची थी कि डीएमके के साथ कांग्रेस की कहानी आगे बढ़े। जी बिल्कुल कुमार, बने रहे आप हमारे साथ। और ये तस्वीरें देखिए शपथ ग्रहण समारोह की, जिस तरह से एक्टर विजय ने शपथ ली। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, एक यंग, एनर्जेटिक, डैशिंग सीएम के तौर पर अब विजय क्या करते हैं इस पर सबकी नजरें होंगी, लेकिन जरा उनके हाव भाव देखिए, जिस अंदाज में उन्होंने आज शपथ ली, जिस तरह से जो पूरा स्टेडियम था वो नारों से गूंज रहा था, जो उनका अपना स्टाइल है, मतलब आम राजनेताओं से काफी अलग वो नजर आते हैं अपनी शख्सियत के लेवल पर भी अगर आप देखें और अपने हाव भाव के आधार पर देखें, जो उनकी भाव भंगिमाएं हैं। और खास करके जो देखिए किस तरह से उन्होंने काला सूट पहन रखा है, व्हाइट शर्ट पहन रखी है, तो बिल्कुल एक अलग और नया अंदाज जो कि विजय का बतौर पॉलिटिशियंस नजर आ रहा है, अब एक मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आ रहा है। वो उनके कामों में किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, उम्मीद क्या है? बिल्कुल
समीर देखिए, डीएमके और एडीएमके की जो 70 के दशक के बाद से जिस तरीके की राजनीति वहाँ पर शुरू हुई और एक के बाद अल्टरनेटिव के रूप में वो सत्ता में आते रहे, अलायंस भले ही राष्ट्रीय स्तर के बड़े दो दलों से बनता रहा, लेकिन ये कवच को तोड़ना इतना आसान नहीं था। जिस तरीके से जोसेफ विजय ने इस डीएमके और एआईडीएमके के बाइफर्केशन को, बाइपोलर पॉलिटिक्स को तोड़ा है, ये अपने आप में एक नई बात, एक नई कहानी पूरे न केवल तमिलनाडु के लिए बल्कि अन्य राज्यों में जहां पर ये बाइपोलर पॉलिटिक्स चलता है, रीजनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो एक अध्ययन का विषय है। लेकिन जो हम कहते हैं वॉक द टॉक, जो वादे, क्योंकि समस्याएं कई हैं, डीएमके और एआईडीएमके पॉलिटिक्स ने जातीय राजनीति से लेकर फ्री बीज की राजनीति को जिस मुकाम पर पहुंचाया है, जिस तरीके की बातें होती हैं उसको कितना सुनिश्चित करते हैं। कास्ट पॉलिटिक्स की वायलेंस भी वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर तमिलनाडु में होते हैं, तो उसको कैसे सुनिश्चित करते हैं, हर समुदाय के हितों को लेकर वो कैसे आगे बढ़ते हैं। और उससे भी ज़्यादा सेंटर के बीच में, क्योंकि पहले की जो सरकार थी लगातार स्टालिन ने सनातन धर्म पर आक्रमण किया और उस पर कई ऐसी बातें कही जो हिंदू समुदाय या राष्ट्र को अच्छा नहीं लगा, तो उसको कैसे वो पूरा कर पाते हैं और सेंटर के साथ मिलकर एक राष्ट्र के निर्माण में, तमिलनाडु के विकास के लिए, क्योंकि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात तमिलनाडु करता है, उस नक्शे कदम पर कैसे आगे बढ़ते हैं वो समय के साथ ही वो सुनिश्चित हो पाएगा। अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। बिल्कुल। और आनंद, क्योंकि हमने देखा तमिलनाडु में कैंपेनिंग के दौरान भी जब थलापति विजय लगातार डीएमके के खिलाफ, यानी जो डीएमके सरकार रही इससे पहले, उसके खिलाफ करप्शन के मुद्दे को उठाया, एआईएडीएमके की बात करें तो आइडियोलॉजी को लेकर कितना बड़ा मतभेद है उनके साथ, ये तमाम जो मसले हैं पिछली सरकारों के कामकाज को लेकर सवाल उठाया गया। यानी जो उम्मीद है, उम्मीदों का पहाड़ बहुत ज्यादा है अब टीवीके के ऊपर, विजय के ऊपर। कैसे उसको पूरा किया जाएगा, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। बिल्कुल, जाहिर तौर पे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए विजय ने बहुत सारे वादे किए हैं। जाहिर तौर पे इतना पैसा तमिलनाडु के पास अभी है या नहीं, उनको सब देखना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में तो उन्होंने वादे कर दिए, लेकिन उसको जमीन पे कैसे उतारते हैं। ये जरूर है कि शुरुआत के 4, 5, 6 महीने तक विजय को लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लोग उम्मीद से देखेंगे, लेकिन अगर 6 महीने तक वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो उनके खिलाफ भी आवाजें उठनी तय है, क्योंकि उन्होंने वादे इतने किए हैं, महिलाओं को गहने देना, युवाओं को रोजगार देना, किसानों के लिए वादे किए, अलग अलग कम्युनिटीज के लिए उन्होंने वादे किए। तो ऐसे में उन सबको जमीन पे उतारना, और ऐसी जो उनकी टीम, एक नई टीम है, तो जाहिर तौर जो पहले हमसे जो हम लोग बात कर रहे थे कि इनको एडवाइजर रखते हैं जिनको सही सलाह देते हैं कि कैसे उन वादों को पूरा करना है, वो जरूरी होगा। तो ऐसे में एडवाइजर्स पे काफी कुछ निर्भर करेगा। इसके साथ साथ उनका संबंध सेंटर के साथ कैसे रहता है उस पर भी काफी हद तक निर्भर करता है। हालांकि जैसे विजय जीते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी थी, तो ये उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार भी विजय के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि केंद्र सरकार भी चाहती है कि तमिलनाडु का विकास हो। तो ऐसे में अगर विजय केंद्र सरकार से अपना संबंध ठीक रखते हैं तो तमिलनाडु के विकास के लिए भी ठीक रहेगा, और उन्होंने जो वादे किए उसको जमीन पे उतारने में काफी हद तक मदद मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार जो है लगातार नए प्रोजेक्ट का ऐलान करती है हर स्टेट्स में। आज भी प्रधानमंत्री जो है कर्नाटक में, जो कि आनंद, बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा और हमारे साथ मेजर जनरल संजय सॉय साहब भी मौजूद हैं और शपथ ग्रहण की इन तस्वीरों को बड़े गौर से आप भी संजय सॉय साहब देख रहे थे। हमारे देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये चाहता है कि राजनीति बदलनी चाहिए, राजनीति का अंदाज बदलना चाहिए, जो राजनेता राजनीति कर रहे हैं आज की तारीख में उसका अंदाज भी बदलना चाहिए। जब विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के जहन में यह सवाल है, क्या मौजूदा दौर की जो राजनीति है वो बदलेगी, उसका एक नया आयाम आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा क्या? आज के भारत में जहां पर जेन ज़ी जो है वो अपनी सोच को बहुत अग्रेसिव वे में सामने रखता हुआ नजर आता है, विजय का मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेना आपकी नजर में क्या है? नहीं, बिल्कुल समीर, जो आपने कहा ये बिल्कुल जायज़ बात है कि इन्होंने किसको कनेक्ट किया, इन्होंने जेन ज़ी को ही कनेक्ट किया था। आज तमिलनाडु की पॉपुलेशन 21 से 40 साल के बीच में जो 40% जनता जो है पॉपुलेशन वो है, उनकी एस्पिरेशन, उनकी सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहीं पे राजनीतिक पार्टियों को भी ये सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से उन्होंने डीएमके, एआईडीएमके जो कई सालों से वहाँ पे डटे हुए थे, उनकी राजनीति को दुत्कारा, नकारा और
किस प्रकार से एक नए ब्लड को 51 साल के विजय हैं जिनको उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक जैसा कि प्रोफेसर सतीश भी बता रहे थे कि वहाँ पे एक फिल्मों का भी एक काफ़ी असर होता है, रोल मॉडल की तरह पे देखते हैं। साथ साथ में अगर हम ये कहें कि इन्होंने अभी 2 साल में किया, लेकिन जैसे बता रहे थे कि इनका फैन क्लब ने काफ़ी पहले से सोशल वर्क में काम करते रहे, समाज के लिए काम करते रहे। आज ये इनका फोकस रहेगा सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और किस प्रकार से एक आपस में मतभेद की राजनीति को खत्म किया जाए। अच्छा संजय सोय साहब, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। 2018 में एक फिल्म आई थी विजय की, और उस फिल्म का नाम था सरकार। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब उसका ऑडियो रिलीज हो रहा था तो जो एंकर था उसने पूछा विजय से कि आने वाले वक्त में क्या आप फिल्मी पर्दे पर सीएम का रोल भी अदा करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं सीएम का रोल नहीं करूंगा, मैं सीएम बनूंगा। 2018 की यह बात है। आप सोचिए 2026 में आज उनकी सरकार बनने जा रही है और वो वाकई सीएम बनने जा रहे हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि रोचक है, दिलचस्प है विजय के इस सफर में। सोय साहब। हाँ नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि यही बात है। देखिए कहीं ना कहीं दिमाग में था, उनके अंदर एक एस्पिरेशन थी कि या तो समाज को देखते हुए किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किस प्रकार छोटी छोटी बातों के लेके वहाँ पर तमिलनाडु का नुकसान हो रहा था, जिसको जेनजी समझ रही थी, वहाँ का यूथ समझ रहा था। उन्होंने उनकी उस नब्ज को समझा, उनकी एस्पिरेशन को समझा, किस प्रकार से उनकी सोच है। आज देखिए अगर हम पुरानी लैंग्वेज में बात करते, जेनजी की लैंग्वेज क्या है, उनका सोचने का तरीका क्या है, उससे जब हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा भारत की सेंट्रल राजनीति के लिए भी बड़ा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर भी जिस प्रकार से भारत एक युवा देश है, अगर आज यूथ के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं तो जो भी पार्टी कनेक्ट नहीं करेगी कल को नुकसान उठाएगी, ये बात निश्चित है। बिल्कुल। और ये हमने देखा कि जोसेफ विजय जिन्होंने यूथ के साथ कनेक्ट किया, उसका जो असर है, उसका जो फर्क है वो नतीजों में किस तरह से नजर आया। सबसे बड़ी पार्टी 108 विधायकों के साथ जो टीवीके पार्टी है उसने जीत हासिल की। और प्रोफेसर सतीश सर, एक बात मुझे आप ये बताइए कि जिस तरह से, क्योंकि अब ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब टीवीके लगातार सरकार बनाने की कवायद और जोड़ तोड़ में जुटी हुई थी, किसी तरह से 118 का जो जादुई आंकड़ा है वो मिल जाए। उस दौरान तो खबरें ये भी आई कि डीएमके और एआईएडीएमके जैसे जो धुर विरोधी हैं, क्या वो भी साथ आ सकते हैं? तो क्या लग रहा है कि अब जो डीएमके है, एआईएडीएमके है, वो कितने बड़ी चुनौती के तौर पर अब टीवी को देखने वाले हैं और कितना बड़ा बदलाव तमिलनाडु की सियासत में है? ये बदलाव तो हो चुका है रवि। देखिए अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तत्व अगर आप रिफ्लेक्शन देखेंगे तो ये नजर आएगा कि हम लोग कैडर पार्टी की बात करते हैं ना, कैडर हार्डकोर, वो केवल आपको लेफ्ट में, और अगर हम ये कहें कि दक्षिणपंथी विचारधारा बीजेपी और आरएसएस की, ये कैडर ऑटोमेटिक दक्षिण के राज्यों में आपको दिखाई देगा। और जो मेगा हीरो हैं, इनके इतने फॉलोवर हैं, वो इमोशनली इतने जुड़े हुए होते हैं अपने हीरो से कि ये एक चुनौती भी है। और वो चुनौती जोसेफ विजय के सामने भी होगी, क्योंकि लोगों की उम्मीदें, जो यंग जनरेशन है उसकी उम्मीदें बहुत ऊपर होती हैं कि ये क्रांतिकारी परिवर्तन। और भारतीय राजनीति में वॉक द टॉक बड़ा मुश्किल होता है। जो आपने वादा किया है कि 8 तोला सोना हम देंगे और वो तमाम फ्री बीज, तो वो जब उस मुहिम पर, वो वादे पर पूरा नहीं होता है तो लोगों का जो ट्रस्ट डेफिसिट है उतनी तेजी से फिर वो सामने आता है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में हमें लगता है कि कोई एक ऐसा खेमा उसे निकल कर सामने आ सकता है, क्योंकि अभी जो बैलेंस है राजनीति का वो बहुत ही फ्रिंज है। यानी 220, 218 चाहिए, 220 है। अगर उसमें से 4-5 एमएलए निकल कर इधर चले आए तो सरकार गिर सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में इस बात की उम्मीद भी हो सकती है कि डीएमके का कोई खेमा या एआईएडीएमके का कोई खेमा टूटकर विजय के साथ मिल जाए। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब ये बड़ा फैसला लिया गया कि वो विजय के साथ जा रहे हैं, और हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत अभी मौजूद थे, उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि एक लंबा इतिहास रहा है। मतलब ये ऐसे ही नहीं है कि विजय अचानक से चुनाव लड़ते हैं और जब ये तय हो जाता है कि नहीं उनकी सरकार बन सकती है तो कांग्रेस पार्टी फौरन समर्थन दे देती है। बल्कि कांग्रेस पार्टी के आला नेतृत्व से एक पुराना रिश्ता रहा है विजय का, सी जोसेफ विजय का। उसके बारे में बड़े अच्छे से अभी हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत भी हमें बता रहे थे। लेकिन आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, जब हम विजय की शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं तो भला
जो सेकुलरिज्म वाली उनकी छवि रही है उसका कैसे जिक्र ना हो आज की तारीख में, जब हम देखते हैं कि ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स जो है वो जोर शोर से नजर आती है। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा देखने को नहीं मिलता, ये हम सब जानते हैं। सी जोसेफ विजय, अगर उनके धर्म की बात की जाए वो क्रिश्चियन है, लेकिन हमने देखा वो चर्च भी जाते हैं, वो मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आते हैं, यहां तक कि रमजान में वो नमाज पढ़ते हुए भी नजर आते हैं। तो ये जो चेहरा था विजय का, ये जो शख्सियत थी, ये जो हमारे देश के अलग अलग रंग और मिलीजुली विचारधारा को समेटने की कोशिश थी, इसने कितना बड़ा रोल अदा किया है। बिल्कुल, और पूरी एक तैयारी के साथ विजय जो है राजनीति में उतरे हैं। उनकी जो इमेज पर्दे पे थी, पर्दे की इमेज को ही उन्होंने जमीन पे उतारा है। आपको याद होगा कि पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने किसी को भी इंटरव्यू नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप इंटरव्यू दोगे तो आपसे पूछे जाएंगे कि आपका इस पे क्या विचार है, आपका इस पे क्या विचार है, ये विवादित मुद्दा है, इस पे आप सीएम बनो तो आप क्या करोगे। तो उन्होंने इन तमाम चीजों को दूर रखा, कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया। यहाँ तक कि वो जीतने के बाद से अभी तक उन्होंने कोई टीवी पे कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया। जाहिर जब उनको पता है कि अगर वो स्टेटमेंट देंगे तो उनसे तमाम सवाल पूछे जाएंगे। और उनकी जो एक इमेज है पर्दे वाली की, वो उनको हिंदू भी पसंद करता है, ईसाई पसंद करता है, मुस्लिम पसंद करता है, दलित भी पसंद करता है, हर तबका जो है पर्दे वाली जो उनकी इमेज है उसको पसंद करता है। तो उसको उन्होंने पूरे इस अपने चुनावी अभियान के दौरान बरकरार रखा। और यही वजह है कि वो मंदिर में भी गए, चर्च में गए, गुरुद्वारे में भी गए, और यहाँ तक कि वो मस्जिद में भी गए, नमाज तक पढ़ी। तो अब उनके सामने चुनौती ये रहेगी कि उसी इमेज को आगे भी बरकरार रखना, क्योंकि जब आप राजनीति में आते हो तो आपको कई तरह के फैसले करने पड़ते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं सीएम बनने के बाद कि आपको बोलना पड़ता है जनता में भरोसा देने के लिए, उस कम्युनिटी में भरोसा देने के लिए। अगर आप एक कम्युनिटी में भरोसा देते हो, जाहिर तो दूसरी कम्युनिटी नाराज हो सकती है। तो आप उनके सामने चुनौती होगी कि अभी तक को साथ लेकर चलने का जो इरादा नजर आया, जो उनकी शख्सियत का भी हिस्सा रहा है, उसने भी एक बड़ा रोल अदा किया है। और निश्चित तौर पर ये बदलता अध्याय है, ये एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। थलापति तमिल में कहते हैं सेनापति को, नेता को, और थलापति सरकार बनने जा रही है, विजय सरकार बनने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह की ये झलकियां हमने आपको दिखाई। तमाम खास मेहमानों का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो कि हमारे साथ जुड़े।